स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो रोज़ की जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे यस्टरडे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वन लाइनर को करेंगे। तो देखो आज की वन लाइनर में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है मितापिवाट। तो ये एक मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन है और इसके क्या काम होते हैं ये हम आगे न्यूज़ में देखेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हिमालय का संरक्षण, और हिमालय के संरक्षण में दो रिपोर्ट आई हैं, ठीक है। एक नेचर पोर्टफोलियो आया है और एक साइंटिफिक रिपोर्ट। तो नेचर पोर्टफोलियो का ही की है ये रिपोर्ट, कौन सी, साइंटिफिक रिपोर्ट। तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी, ये तीसरी न्यूज़ है कि लालढांग जो चिल्लर खाल वाली सड़क है, जिससे क्या नहीं होगा। जैसे कोटद्वार से हम हरिद्वार जाते हैं ना, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि यूपी के बॉर्डर से होकर जाना पड़ता है। पर अगर लालढांग और चिल्लर खाल वाली सड़क क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि उत्तराखंड अपने ही अंदर क्या करेगा कि कोटद्वार से सीधे कहाँ पहुँच पाएगा, हरिद्वार पहुँच पाएगा ये, और फर्दर आगे देहरादून वगैरह भी पहुँच पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर यहाँ पर एक जिक्र हुआ है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो हम इसको क्या करेंगे अभी न्यूज़ में पूरा पढ़ेंगे। और देखो जितनी भी न्यूज़ है ना वो मेंस और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से दोनों ही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर हम लास्ट में प्री का ही वन लाइन पढ़ के चले जाते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपको अगर पीसीएस की तैयारी करनी है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिनमें मेंस और प्री दोनों ही होते हैं, प्लस जिनमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इनकी तैयारी एक साथ करते चलें, ठीक है। इसमें कभी भी ऐसा मत करें कि पहले प्री की तैयारी कर लो, फिर मेंस की तैयारी कर लो, जब प्री का रिजल्ट आएगा फिर मेंस की तैयारी कर लो, और फिर इंटरव्यू की तैयारी अलग से कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जब बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आर ओ हो, ठीक है, और अब तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आपको हर डायमेंशन में पता होना चाहिए, आपके आंसर्स डायनामिक होने चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप बस एमसीक्यू पे लगे रहे और उससे हो जाएगा। देखो कईयों को ऐसा रिजल्ट मिल सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अगर पूरे हैं ना तो फिर आप कहीं भी नहीं रुक सकते, ठीक है। फिर पांचवी जो न्यूज़ है वो सेव ड्रग्स सेव लाइफ में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फिर जो छठवीं न्यूज़ है वो स्थानीय उत्पाद और रोजगार गारंटी। देखो हाउस ऑफ हिमालय का इसमें जिक्र है, बहुत सारे ऐसे उत्पादों का इसमें जिक्र है जो हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ है वो है संवैधानिक नैतिकता। जीएस पेपर आप इसको 2 से और इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्या कर सकते हैं, सीधे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 4 नैतिकता मतलब ये इथिक्स से भी सीधे सीधे क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये वाला टॉपिक आपके मेंस के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए वो वाले क्वेश्चन जो क्या होते हैं, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और इसमें जो रेट्रोफिटिंग एक वर्ड आया है, आप इस टर्मिनोलॉजी को नोट कर लो, और आपके ये कहाँ पर आएगा, मेंस में काम आएगा और प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, जब सीधे सीधे क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर टारगेट यूके पीएससी को सर्च करो, आपको ये कुछ आइकन मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लो। जब यहाँ पर 100 लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक इन्फोग्राफी वाला क्या करूँगा, प्रोग्राम शुरू करूँगा। वो इन्फोग्राफी प्रोग्राम जो भी है उसमें क्या होता है कि आपको सीधे एक नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्री के एस्पेक्ट से होता है। तो मेरी आप सभी से गुंजाइश है कि जो भी लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट यूके पीएससी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके लिए ये कंटेंट अच्छा है, वो यहाँ पर ज़रूर जुड़ें, ठीक है। फिर आप आज मैं अपनी न्यूज़ में देखेंगे कोलंबिया को। तो कोलंबिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पे भी बरस पड़े हैं। किस वजह से कि जो वहाँ पर क्या आते हैं, अवैध ड्रग्स आते हैं, ठीक है, उनका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है, कोलंबिया के ऊपर डाल दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग न्यूज़ की दृष्टि से, ठीक है। इसकी ज्योग्राफी वगैरह भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्थाएं होती हैं, अभी हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे थे, हमने सार्क कर दिया, हमने आसियान कर दिया, हमने बिम्स्टेक कर दिया, ठीक है, बिम्स्टेक भी कर दिया। और आज जो इम्पॉर्टेंट हमारी वो है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो है साप्टा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है
हम इसके बारे में भी क्या करेंगे, पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। आपके मेंस और प्री दोनों के लिए ही क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भारत की विदेश नीति है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संडे करंट अफेयर होता है, संडे स्पेशल होता है, उसमें हमने डाउन टू अर्थ मैगजीन पे क्या करा है, एक अच्छा लेक्चर बनाया है। आप उसको ज़रूर देखें, वो संडे करंट अफेयर के नाम से ही है, ठीक है। शायद संभवतः 4 तारीख का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। 4 तारीख को संडे था शायद, तो उसी दिन हमने ये लेक्चर देखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस और प्री के एस्पेक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कल कि उत्तराखंड में निजी स्कूलों के विनियमन मतलब रेगुलेशन और हालिया प्रशासनिक आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को 15 सितंबर से पहले अपने वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी, तो ये सही था, ठीक है। फिर निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करने वाला देहरादून नहीं बल्कि नैनीताल क्या था, पहला राज्य है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कि स्कूलों द्वारा मानकों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का प्रावधान है, तो इसमें 1 और 3 सही हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मोनरो सिद्धांत है ना, जिसे 1823 में प्रतिपादित किया गया था, किस देश की विदेश नीति है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति थी ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी पश्चिमी गोलार्ध है वो क्या है, अमेरिका का आंगन है, इसमें ये बोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा वो जरूर करके लेक्चर को देखे। कल के लेक्चर में जो शब्दावली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट आई थी, ठीक है। एक 996 वाली शब्दावली थी, है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मोनरो सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो कल के लेक्चर को आप जरूर देखें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जम्बुकेश्वर मंदिर जो हाल ही में चर्चा में था, वो किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। हमने कल 2 मंदिरों के बारे में भी पढ़ा था। तो मैं फिर कहूँगा कि जो डीएनए है ना, इसको आप किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो आप ऐसे टर्मों से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें। फिर आज जाते हैं वन लाइनर न्यूज़ पे। तो आज की जो वन लाइनर न्यूज़ है वो सबसे पहले है कि अमेरिका एफडीए ने मितापिवाट, देखो मितापिवाट क्या है, एक दवाई है, ठीक है। ये क्या है, एक ओरल गोली है, जो मुंह से खाने वाली गोली होती है ना, वो है ये, ठीक है, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो वयस्क थैलेसीमिया में एनीमिया के लिए पहली ओरल गोली है ये, और आजीवन रक्तांतरण पर निर्भरता कम करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है या ऐसी कौन सी गोली है जो थैलेसीमिया में एनीमिया के लिए पहली बार ओरल गोली बनी हुई है, तो वो क्या है, मितापिवाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरी न्यूज़ है वो है भारत ने मिशन मौसम के तहत स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किया, जो वास्तविक समय में जलवायु निगरानी और हाइपर लोकल पुनर्वानुमान को सशक्त बनाएंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भारत के ग्रेटर नोएडा के GIMS ने पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक शुरू की है, जो हेल्थ केयर स्टार्टअप और नवाचार और बेहतर रोगी देखभाल के लिए वास्तविक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। फिर चौथी ये जो न्यूज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मुझे लगता है पेपर में आ सकती है कि हरियाणा ने 2025 में जन्म लिंगानुपात 923 तक बढ़ा दिया। देखो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था ना, वो 2015 में यहीं से शुरू हुआ था, हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था, ठीक है, पानीपत से शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो हमारी योजना है उनसे क्या हो रहा है, हमें लाभ तो मिल रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो 5वीं न्यूज़ है वो है कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदाताओं के साथ अपना उच्चतम रिकॉर्ड बनाया, जो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करता है और हासिल किया, ठीक है, जो अंग प्रत्यारोपण में बढ़ती जागरूकता और बेहतर समन्वय को दर्शाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तराखंड न्यूज़। तो उत्तराखंड न्यूज़ में सबसे पहले देखेंगे हम हिमालय का संरक्षण। तो देखो, एक रिपोर्ट और एक अध्ययन आया है, क्या है, नेचर पोर्टफोलियो के जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार क्या हुआ है कि ग्लेशियरों का पीछे खिसकना, मतलब वो जो उनकी वास्तविक अवस्था थी वहाँ से क्या हो रहे हैं, लगातार पीछे खिसक रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है,
सबसे तेज़ी से 22.36 मीटर प्रति वर्ष पीछे हट रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो हमारे पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। आप इनको चाहे तो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से याद रख लो या फिर मेंस के एस्पेक्ट से याद रख लो। जब भी पर्यावरण प्रदूषण पर आपको ऐसे लिखने के लिए आए, ठीक है, या जीएस पेपर 3 में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आए, या जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड में इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंटों को कोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, तो अन्य ग्लेशियरों की स्थिति जैसे यमुनोत्री 20 मीटर प्रति वर्ष, भागीरथी खरक ये है 17.32 मीटर प्रति वर्ष, और चौराबाड़ी बमक, ठीक है, 14.4 मीटर प्रति वर्ष का उल्लेख कर आप हिमालय संकट की गंभीरता समझा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तापमान वृद्धि के आंकड़े क्या हैं, तो 1990 से 2020 तक तापमान में लगातार वृद्धि हुई है, विशेषकर मानसून में। पहले क्या होता था कि 0.41% मतलब 41 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन अब कितना बढ़ रहे हैं, 0.58 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष की दर से ये बढ़े जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको जीएस पेपर 1 भारत का भूगोल और जीएस पेपर 6 भारत उत्तराखंड का भूगोल और पारिस्थितिकी से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो शोध संस्थान का संदर्भ क्या है, तो हमारा जो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का संयुक्त अध्ययन हुआ है अभी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपनी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बोला है कि चार धाम क्षेत्र में बढ़ते तापमान के प्रभाव को दर्शाने के लिए आप इस रिपोर्ट का तो उल्लेख कर ही सकते हैं, पर आप इस रिपोर्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं कि क्या हुआ है, लगातार गंगोत्री ग्लेशियर है वो लगातार क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ऐसे राइटिंग आता है, जैसे उत्तराखंड के ज्वलंत समस्याएं आता है, या हिमालय का संरक्षण आता है, या पर्यावरण और पर्यटन पर निबंध लिखने के लिए आता है, तो आप इसको कोड कर सकते हैं। आप कारण बता सकते हैं कि क्यों है, तो बढ़ती भीड़ है, वाहनों की आवाजाही बढ़ चुकी है, जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर बाहरी गर्म हवाएं ग्लेशियरों को पिघलाने का मुख्य कारण है। अभी तो अरावली पे जो इतना विवाद चल रहा था वो है, ठीक है। फिर इसके सुझाव आप क्या दे सकते हैं, तो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझाव जैसे कि सर्द वालों की संख्या को यहाँ पर सीमित करना चाहिए लोगों को, मतलब एक तो ये हो गया। दूसरा है कि वाहन की आवाजाही को भी कम कर देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, जंगलों की कटाई को कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर लालढांग चिल्लर खाल सड़क है जो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर किस पेपर के लिए, तो पेपर 6 के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो मुझे नहीं लगता ये आ सकता है क्वेश्चन, पर ये पेपर 6 में 100% आ सकता है, ठीक है। महत्व क्या है कि यह सड़क कोटद्वार और हरिद्वार के बीच की दूरी को कम करती है। तथ्य क्या है कि इससे करीब 30 से 45 मिनट का समय बचेगा और सफ़र 40 किलोमीटर से घटकर 11 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी क्या है कि यह सड़क गढ़वाल और कुमाऊं वाया कोटद्वार की कनेक्टिविटी को सुधारेगी और यूपी के रास्ते जाने की मजबूरी को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। ये यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं कि गढ़वाल और कुमाऊं तो नहीं है, लेकिन गढ़वाल में क्या है, कोटद्वार, और क्या है अपना हरिद्वार, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को और सुधारेगी, ठीक है। ये तो यहाँ पर कुमाऊं नहीं होना चाहिए, लेकिन गढ़वाल, ठीक है। हाँ, तो हरिद्वार और कोटद्वार के बीच की दूरी है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से मतलब यहाँ पर एक संघर्ष होगा, सड़क विवाद मानव वन्यजीव संघर्ष, तो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है, यह सड़क राजाजी पार्क के बफर जोन सेंसिटिव जोन से गुजरती है। यह विकास बनाम पर्यावरण का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट और वन मंजूरी क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की यहाँ पर क्या है, बाधा है, इस वजह से ये अभी बन नहीं पा रही थी, ठीक है। फिर सरकार ने इसमें कुछ नए कदम उठाए हैं जो आप मेंस आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो राज्य वन्यजीव बैठक की बोर्ड में कुछ फैसले लिए गए, जिससे पहले क्या है कि पशु चिकित्सकों की तैनाती, संवेदनशील फॉरेस्ट डिवीजनों में 5 नए चिकित्सक तैनात किए जाएंगे जो घायल जो वन्य जीव होंगे उनके तत्काल क्या करेंगे, इलाज करेंगे। फिर डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होगा कि वनों में डिजिटल अलार्मिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। सुरक्षा उपयोग क्या है, तो सोलर फेंसिंग की जाएगी और बायो फेंसिंग भी की जाएगी, और बायो फेंसिंग का ही एक रूप क्या है, हनी बी फेंसिंग भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हॉट स्पॉट मैपिंग भी की जाएगी कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या हो सकता है ज़्यादा संघर्ष होने का खतरा है, उनकी पहचान की जाएगी और वहाँ पर सुरक्षा
प्रबंधन किए जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि राज्य नीतियों और शासन में क्या है कि जो गवर्नेंस और पॉलिसी है, मतलब जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। ये आपके प्री में भी आ सकता है, तो प्री में हम बोल रहे थे ना कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन ईजिली बन सकता है, ठीक है। इसमें प्रस्ताव क्या दिया है कि केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में पेयजल योजना और रामनगर वन प्रभाग के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी प्रस्ताव पास किया। देखो तो वो चिल्लर खाल वाले नहीं है, मतलब ये एक न्यूज़ थी, उसके बगल में एक और छोटी सी कटआउट थी, तो ये वहाँ से रिलेट करता है, ठीक है। ये जो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें क्या करना चाहिए कि पेयजल योजना और रामनगर वन्य प्रभाग में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का प्रस्ताव पास किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। फिर सेफ ड्रग्स और सेव लाइफ, इसमें क्या हुआ है कि कोटद्वार में देहरादून में कई मेडिकल स्टोर्स में छापा पड़ा है और वहाँ से क्या निकली है क्या है जो ड्रग्स मिले हैं वहाँ से, मतलब जो ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो कि रखना क्या है, प्रतिबंधित है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आप कहाँ से कोड करेंगे, तो अभियान का नाम क्या है, सेव ड्रग्स और सेव लाइफ है, ठीक है। ये अभियान है, संस्था कौन कर रही है, जो हमारी संस्था है वो डालसा है। देखो नालसा, सालसा और डालसा, तो डालसा क्या होता है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है ये, ठीक है। तो डालसा ड्रग विभाग के साथ मिलकर क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। मुख्य परीक्षा में आप इसको कहाँ से रिलेट कर देंगे, सबसे पहले आप इथिक्स से रिलेट करेंगे इसको, और इथिक्स से भी सोशल जस्टिस, और पेपर 2 पॉलिसी और गवर्नेंस में भी, और पेपर 3 में कहाँ से, साइंस और इन्वायरमेंट से आप इसको सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि नशा मुक्त क्या है, उत्तराखंड, तो ये पेपर 6 के साथ रिलेट होगा और ऐसे के साथ रिलेट होगा। मुद्दा क्या है कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य क्या है, 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाना था, ठीक है। लेकिन चुनौती क्या आ रही है कि मेडिकल स्टोर के गल्ले में नोटों के साथ नशीली दवाएं खुली और कटी हुई मिली। यह दिखाता है कि नशा केवल तस्करों से नहीं बल्कि रेगुलेटेड दुकानों, मतलब जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, से भी अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। नशा मुक्ति की चेतावनी पर आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए। फिर है जन स्वास्थ्य और प्रशासन, पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 6 उत्तराखंड की गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लैक ऑफ रेगुलेशन की बात यहाँ पर कर सकते हैं कि बिना फार्मासिस्ट के स्टोर चलाना, सीसीटीवी न होना और मानकों को पूरा किए बिना दुकानों का फिर से खुल जाना, यह प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार, मतलब करप्शन पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को कोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नैतिकता, मतलब जीएस पेपर 4 से आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जो मेडिकल स्टोर है ना, कि वहाँ के मालिक ने भी स्वीकार करा है, जो एक है गिरी मेडिकोज होगा कहीं पे देहरादून में, उन्होंने ये क्या कर रखा है कि उनके मालिक ने इसको स्वीकार किया है कि फार्मासिस्ट रोज नहीं आती। यह प्रोफेशनल इथिक्स के पतन का एक उदाहरण है। देखो जैसे यहाँ पर ये गिरी मेडिकल है ना, देखो जब आप लोकल एग्जाम्पल से देना शुरू करेंगे तो आपके आंसर में और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जब इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके आंसर्स में क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, जब आप क्या करेंगे, लोकल जानकारी उनको देंगे जो यहाँ के वास्तविक मुद्दे हैं, ठीक है। जब आप ऐसी जानकारी देते हैं तो वहाँ पर आपके जो आपके द्वारा दिए गए डेटा है ना, उनकी क्या होती है, सत्यता होती है, उनको प्रूफ माना जाता है इस वजह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पर्यावरण प्रबंधन और जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, तो ऐसा भी कहा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, दुकानदार एक्सपायर्ड दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, वो सीधे उसको जला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, देखो इससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो नशीली और जहरीली गैसें होती हैं, जब वो वायु प्रदूषण में होंगे, मतलब उनसे प्रदूषण होगा तो उससे जानलेवा खतरा भी बढ़ेगा। तो अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछता है या इथिक्स के पेपर में पूछता है, तो आप मतलब आपको ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना कि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं और आपको पता चलता है कि शहर में मेडिकल स्टोर नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसी न्यूज़ का सकारात्मक पॉजिटिव एग्जाम्पल आप उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर स्थानीय उत्पाद और रोजगार गारंटी, यहाँ पर तो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीएम धामी जी थे, उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को राज्य के पारंपरिक उत्पादों और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बात कही है, ठीक है। इसमें जीएस पेपर 6 में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सीधे सीधे तरीके से उत्तराखंड से जोड़ सकते हैं और उत्तराखंड के कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादों ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। और आप इस ब्रांड का भी क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। जहाँ पर कैसे क्वेश्चन है,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आए तो, ठीक है। फिर वी जी राम जी, इसका जिक्र भी हुआ है, तो यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ दिया था इसको, ठीक है। लेकिन वी जी राम जी की एक तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो आप, एक बार रिवीजन कर लो। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक बड़ा बदलाव क्या है कि 100 दिन की जगह में अब क्या मिला है, 125 दिन का क्या मिल रहा है, वो वर्किंग पीरियड भी मिल रहा है। फिर इसमें जो 60 दिन का है वो नो वर्किंग पीरियड भी है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे अपने पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये प्री के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखो कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, जो सीमांत क्षेत्र विकास है, ये यहाँ पर एक इसकी बात कही गई है। तो सरकार ने सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सीमांत क्षेत्रों में वैज्ञानिक आधारित विकास हो। यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लैब ऑन व्हील्स की बात है यहाँ पर कि प्रत्येक जनपद में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल लैब चलाई जा रही है। इसमें पेटेंट सुरक्षा केंद्र भी हैं कि राज्य में 60 पेटेंट सुरक्षा केंद्र भी क्या करे गए हैं, स्थापित किए गए हैं। अब बढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले है संवैधानिक नैतिकता। तो आप इसको जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 इथिक्स से रिलेट कर सकते हैं। और इथिक्स के लिए भी आपके ऐसे के लिए भी क्या है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या कि जैसे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो संसद की कार्यप्रणाली और उनमें विपक्ष की क्या भूमिका है, इसके बारे में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो अपना भारतीय संविधान है, उसके बारे में भी बोल सकते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम देशद्रोह, ठीक है। फिर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, असहिष्णुता और ध्रुवीकरण। देखो ये जनरली किस बारे में बात है कि जो हमारा विपक्ष होता है ना, ये उसके बारे में ये एडिटोरियल आया है, ठीक है। आज का एडिटोरियल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर जीएस पेपर 4 आप क्या बता सकते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, कि राजनीतिक नैतिकता है और जो सार्वजनिक जीवन में कैसे आचरण आ रहे हैं। फिर टॉलरेंस के विचारों में के प्रति क्या सहिष्णुता कैसी है, ठीक है। फिर इथिक्स में अगर आपको ऐसे विषय पर कभी लिखने के लिए आता है कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद, ठीक है। तो और या फिर सशक्त विपक्ष, लोकतंत्र के रीढ़। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे निबंध आते हैं, तो आप इस रिपोर्ट का इस कटआउट का क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्या है कि सरकार और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो देखो लेखक ने तर्क दी, देखो यहाँ पर लेखक ने तर्क दिया है, बड़ा अच्छा तर्क है कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। राष्ट्र किसी भी सरकार से बड़ा और निरंतर होता है, ठीक है। आप कैसे इसको आंसर में कर सकते हैं कि जब लोकतंत्र या राष्ट्रवाद का प्रश्न आए, तो आप लिख सकते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के विरोध और सरकार की नीतियों का विरोध को राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे वी जी राम जी में लोगों ने विपक्ष ने क्या करा है, सरकार की नीतियों का विरोध किया है, तो उसको राष्ट्रद्रोह कहना सही नहीं है, ठीक है। विपक्ष का काम ही है क्या कि जो हमारे सत्ता पक्ष हैं उनके बनाए नीतियों में क्या करना कि कमियां ढूंढना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कब देखने को मिलेगी, जब हमारी ऑडियंस है, जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को इसी तरीके से लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर असहमति का क्या महत्व है, तो लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि विमर्श और असहमति के साथ जीने की एक कला है। तो इसमें हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या दिया गया है, ये बड़ा अच्छा एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है कि जैसे गांधी अंबेडकर हुए, ये नेहरू पटेल हुए, इनका उदाहरण दिया, जैसे लेख में बताया गया, जो एडिटोरियल में बताया गया था। उनके बीच गहरे मतभेद थे, फिर भी वे एक दूसरे के शत्रु या राष्ट्र विरोधी नहीं मानते थे वो, ठीक है। यह संवैधानिक नैतिकता का एक अच्छा उदाहरण है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर विपक्ष की क्या भूमिका है, तो विपक्ष लोकतंत्र का शत्रु नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी होता है। जब विपक्ष को बार बार राष्ट्र विद्रोही कहा जाता है, तो संसदीय लोकतंत्र क्या हो जाता है, कमजोर होता है, और संसद केवल नारेबाजी का एक रंगमंच बन जाता है। लोकतंत्र नैतिकता इसमें कैसे रिलेट करती है, तो राजनीतिक संवाद की भाषा में गिरावट। एथिक्स पेपर के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम पॉइंट है। देखो आप इसको ना याद कर सकते हैं, हमें विद्रोहियों का अमानवीकरण करने से बचना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। अब है एक न्यूज़ है कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
प्रमुख घटना क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, तो कहाँ चलेगी, हरियाणा पंत जिंद से सोनीपत के बीच में चलेंगी। क्या रूट, कितना रूट रहेगा, तो 89 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। तकनीक क्या होगी, तो यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। हाइड्रोजन प्लांट क्या है, तो इसके लिए 11 केवी का हाइड्रोजन प्लांट जिंद में स्थापित किया गया है। सुरक्षा ऑडिट क्या है, तो इसका सेफ्टी ऑडिट जर्मनी कंपनी TUV द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका ग्रीन हाउस गैस मतलब जो हमारा नेट जीरो टारगेट है ना 2070 तक, ठीक है, ये पूरा करने में हमको ये हेल्प करेगा। और ये जब एग्जॉस्ट होता है मतलब जो जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ से क्या निकलेगा, पानी और भाप निकलेगा। तो इसका बाई जो उसका क्या होगा, वो बाई प्रोडक्ट होगा जब क्या होगा, हाइड्रोजन कंबशन होगा, हाइड्रोजन जलेगा। तो फिर आप इसको पेपर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो GS पेपर 3 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और GS पेपर हाँ इससे 6 से, GS पेपर 3 से ही है ये। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में जब लिख रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला है क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के बीच में बताया गया है। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, यह ट्रेन भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना तक पहुंचाना है। तो कब तक पहुंचाना है, मतलब कब तक भारत का लक्ष्य है, 2070 तक लक्ष्य है। अगर भारत इससे पहले कर देता है तो ये क्या है, बहुत अच्छा कदम होगा, ठीक है। फिर तकनीक क्या है, तो देखो रेट्रोफिटिंग मतलब क्या होता है, तो जो पहले डीजल के इंजन थे ना, तो डीजल इंजन को रेट्रोफिट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पुराने डीजल इंजनों को बदलकर हाइड्रोजन इंजन बनाया जा रहा है, जो संसाधनों के पुनर्चक्रीकरण मतलब रिसाइकलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इसको भी कोड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। जब भी आपको क्या आएगा कि हम कैसे सतत ऊर्जा या सतत विकास की तरफ बढ़े, तो हमको ऐसे ही टर्म्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे रेट्रोफिटिंग की जैसे टर्म्स है, ठीक है। फिर उत्तराखंड के संदर्भ में क्या महत्व है, तो पर्यावरण संवेदनशीलता। उत्तराखंड एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। भविष्य में 4 धाम रेलवे परियोजना या ट्रेनों में इस तकनीकी का उपयोग कर हिमालय को प्रदूषण से बचाने के लिए एक केस स्टडी के रूप में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या इसमें जो हमारे साइंस कॉन्सेप्ट हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो पहले तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इसमें जो आउटपुट मिलता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जो एग्जॉस्ट होता है उसमें क्या निकलता है, पानी और स्टीम निकलता है, मतलब भाप निकलती है, ठीक है। तो ये MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आज हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किसकी, साप्टा की बात करेंगे, ठीक है। तो साप्टा की फुल फॉर्म होती है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो साप्टा ये क्या है, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को क्या करना, कम करना। प्रकृति क्या है, यह एक प्रेफरेंशियल मतलब अधिमान्य व्यवस्था थी, जिसका मतलब है कि सदस्य देश एक दूसरे को व्यापार में विशेष वरीयता देंगे, जो कि गैर सदस्य देशों को नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसकी प्रकृति थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, ये बड़ा इसमें दिक्कत हो चुकी है, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि पूरा नाम इसका क्या है, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये साइन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1993 में, ठीक है। सार्क के 7वें शिखर सम्मेलन ढाका में आया था ये कौन, साप्टा, ठीक है। लागू कब से हुआ, तो ये 95 से लागू हुआ। तो ये कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि साप्टा कब बना, 1993 में बना, और लागू कब हुआ, तो 1995 में बना। सदस्य देश कौन कौन से हैं इसमें, तो सदस्य देश वही हैं जो किसमें है, सार्क में है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, और बाद में कौन जुड़ा था इसमें, अफगानिस्तान जुड़ा था, ठीक है। फिर साप्टा और साप्टा में क्या अंतर, देखो साप्टा और साप्टा में क्या अंतर है। साप्टा 1995 से लागू हुआ था। साप्टा देखो P और T मतलब जो P वाला है वो P मतलब पहले, तो 1995 में हुआ था, और साफ्टा हुआ था 2006 में। इसका था प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, और इसका है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। यह पहला कदम था, इसमें केवल चुनिंदा वस्तुओं पर ही टैक्स में छूट थी, लेकिन ये एडवांस चरण था, कौन, साफ्टा। इसका उद्देश्य लगभग सभी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को जीरो से 5% तक लाना है। स्थिति क्या है कि साफ्टा में अपग्रेड हो चुका है अब ये, ठीक है। साप्टा क्या हो चुका है, साप्टा में अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे ये उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। भारत नेपाल व्यापार संबंध अक्सर साप्टा और साप्टा के नियमों के तहत चर्चा में आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, कि आर्थिक सहयोग की शुरुआत कैसे हुई थी।
इनके बीच में, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में। आलोचना क्या है इसमें? तो आलोचना वही है जो सार्क के साथ दिक्कत है वो साप्टा के साथ भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम वस्तुओं पर छूट दी गई है। दूसरा, इसमें भारत पाकिस्तान है तो इन दोनों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति होती है। फिर ट्रेड बैरियर कैसे कि टैक्स कम करने के बावजूद नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कागजी कार्रवाई हो गए, कड़े नियम अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए MCQ है। आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर मैप इन न्यूज़ में देखते हैं कोलंबिया को। तो अमेरिका कोलंबिया तनाव क्या है? तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो जनवरी में अभी ये हुआ है कि अमेरिका ने क्या दिया है, कोलंबिया को धमकी दी है। तो वो है मादक पदार्थों के मुद्दे पर देखिए चेतावनी। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से को लेकर भी क्या है, कोलंबिया चर्चा में था, क्योंकि इसने क्या करा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन किया था। तो ये डायरेक्ट अमेरिका को प्रभावित करता है, ठीक है, संतुलित करने का काम भी करता है ये। फिर जैव विविधता देखो, कॉप जो 16 हुई है बायोडाइवर्सिटी, ये 2 चरणों में हुई थी। पहली चरण में तो कहाँ पर हुई थी, कोलंबिया में, ठीक है। दूसरी हुई थी ये इटली में, ठीक है, इटली में। और जो COP 17 होगा वो कहाँ पर होगा, आर्मेनिया में, ठीक है, आर्मेनिया में होगा वो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए तो सीमाएं क्या है इसकी, नॉर्थ मतलब पश्चिम उत्तर पश्चिम में पनामा से लगती है, इधर ये पनामा से लगती है। पूर्व में वे ये क्या करती है, वेनेजुएला और ब्राज़ील से लगती हैं। दक्षिण में पेरू से और इक्वाडोर से ये लगती हैं। तो महासागर इसमें वही है क्या, कौन से, पैसिफिक और कैरिबियन सी, मतलब ऊपर कैरिबियन सी है, नीचे क्या है, पैसिफिक सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अक्षांश लैटिट्यूड कोलंबिया के दक्षिण हिस्से से अमेजोन क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये है, ठीक है, इक्वेटर ठीक इसके नीचे से नहीं, इसके नीचे से नहीं, काट के जाती है भाई, ठीक है। फिर इसमें भौतिक भूगोल, ठीक है। कोलंबिया की ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया। पहला है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत में क्या है कि यहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी की 3 शाखाओं में बटी हुई है। तो देखो ये है, एक मतलब एक तो मिडिल वाली है और एक क्या है, इधर वाली है, एक बीच वाली है, एक पूर्व, एक पश्चिम और एक बीच वाली है, ठीक है। तो ये वहीं पे यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर इसकी जो राजधानी है ये बोगोट है। बोगोट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ये बोगोट, ठीक है। तो ये भी है। तो ये ऊंचाइयों पर रहने, मतलब ऊंचाइयों में से एक क्या है, राजधानी है ये, जो सबसे ऊंचे स्थानों पर राजधानी है। फिर इसमें कुछ नदियाँ भी हैं, ठीक है। फिर जैसे मैगडालेना रिवर, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक तो, है ना। फिर और इसमें क्या है, जैसे काउका नदी है ना, अमेजोन रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घास के मैदान क्या है, लानूस है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ये आपके लिए क्या है, MCQ है। आप क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।